ठंड में पेड़ पर सोने वाला ससुराल। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? उस जमींदार ने तो हमें घर से ही बाहर निकाल दिया। तू फिक्र मत कर बेटा, तेरे पापा भी आते ही होंगे। वो कहकर गए हैं ना कि वो आएंगे तो घर का पता लगा कर ही आएंगे। तू बेफिक्र रहना। लेकिन माँ, पापा अभी तक आए ही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं भी बाहर कहीं किराए का मकान पता करके आती हूँ। क्या पता कोई हमें सस्ते में अपना मकान दे दे या बस एक रात गुजारने के लिए दे दे। अगले दिन हम खुद ही अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। दोनों माँ बेटी इस तरह आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ मोहित आता है और नंदिनी की बात सुनकर कहता है, बेटा नंदिनी, आजकल का जमाना बड़ा ही जालिम है। आजकल के इस भागदौड़ भरी दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। अगर कोई देखता है ना कि कोई कुएं में डूब रहा है तो वो उसे निकालने के बजाय और धक्का देकर डुबाने की कोशिश करेगा। ये कैसी बात कर रहे हैं पापा आप? माना कि आज की दुनिया वैसी नहीं है कि आप किसी से भी मदद मांग ले, लेकिन आज की दुनिया में अब भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो बिना किसी वजह के दूसरों की मदद कर सके। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कविता, पापा ऐसी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पापा हर कोना छान कर आ गए हैं और किसी ने उनकी मदद नहीं की। क्यों पापा, सही कह रही हूं ना मैं? नंदिनी की ऐसी बातें सुनकर मोहित चुपचाप अपनी गर्दन झुका लेता है। तभी नंदिनी अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाती है, जहां उसे अभी भी रहने का कोई ठिकाना नजर नहीं आता। इसके बाद नंदिनी अपने परिवार वालों के साथ सुनसान सड़क पर ठिठुरती ठंड में चलती रहती है। तभी उसको गांव के किनारे पर एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा को देख नंदिनी कहती है, माँ, पापा, कविता, उधर देखो, वहाँ एक गुफा है। मैं तो कहती हूँ वहाँ कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके हमें वहीं अपनी रात गुजार लेनी चाहिए। क्या पता वहीं से हमें कोई नया रास्ता दिख जाए। वो कहावत तो आपने सुनी ही है ना, अंत ही आरंभ है। नंदिनी की ये बातें सुनकर अब सभी घर वालों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद अब सभी लोग उस गुफा में जाते हैं और कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर वहां पर आग जलाकर अपनी रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह नंदिनी अपने पिता के साथ घर की तलाश के लिए निकल पड़ती है, जहां उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ कोई छोटा मोटा पेड़ नहीं बल्कि विशालकाय पेड़ था, जिसे देख नंदिनी कहती है, पापा जरा गौर से देखिए इस पेड़ को। ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। इसकी ये मोटी मोटी टहनियां देखो, ये तो बिल्कुल किसी चौड़े फर्श जैसी हैं। अगर हम इन पर लकड़ियां और फट्टे लगा दें तो हम ऊपर आराम से रह सकते हैं। क्या कह रही है तू? हम कोई परिंदे थोड़ी हैं जो पेड़ पर घोंसला बनाकर रहेंगे। और फिर तेरी माँ और कविता वो ऊपर कैसे चढ़ेंगी? पापा, नीचे जमीन पर तो गीली घास और कीचड़ है। कड़ाके की ठंड में हमारी हड्डियां गल जाएंगी। कम से कम ऊपर हम सूखे में तो रहेंगे। रही बात चढ़ने की, तो हम रस्सियों की सीढ़ी बना लेंगे। जमींदार ने घर छीना है, कि आसमान तो हमारा ही है ना। मोहित को अपनी बेटी की बात सही लगती है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। दोनों बाप बेटी मिलकर इधर उधर से पुरानी लकड़ियां, फटे हुए कट्टे और कुछ रस्सियां इकट्ठी करनी शुरू करते हैं। पूरा दिन दोनों मेहनत करते हैं और पेड़ की 2-3 चौड़ी डालियों के बीच एक मजबूत तख्ते जैसा बना देते हैं। शाम तक उन्होंने ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी जैसा ढांचा खड़ा कर दिया। नंदिनी बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। मैं तो सोच रही थी कि आज की रात भी हम सड़क पर ठिठुरते हुए गुजारेंगे। हाँ दीदी, पर ऊपर हवा तो बहुत लगेगी ना। उसका भी इंतजाम कर दिया है मैंने। ये देखो, पुराने फटे कट्टे, इन्हें हम चारों तरफ बांध देंगे तो हवा रुक जाएगी, और नीचे से आग जलाएंगे, उसकी गर्मी भी ऊपर तक आएगी। उसकी बात सुनकर अब सभी लोग मुस्कुरा देते हैं और अब रात होती है और गांव में सन्नाटा छा जाता है। पूरा परिवार रस्सियों के सहारे उस विशाल बरगद के ऊपर चढ़ जाता है। वो पहली रात बड़ी अजीब थी। पेड़ की डालियां हवा से हिलती तो ऐसा लगता जैसे कोई पालना झूल रहे हो। नीचे आग जल रही थी, जिसकी हल्की हल्की गर्माहट ऊपर तक आ रही थी। पता नहीं कल क्या होगा। गांव वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? पापा, जो हमारी मदद नहीं कर सके उन्हें हमारे बारे में सोचने का भी कोई हक नहीं है। आप सो जाइए। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग अपने खेतों की तरफ निकले तो उनकी नजर उस पेड़ पर पड़ी। लोग रुक रुक कर ऊपर देखने लगे और कानाफूसी करने लगे। तभी वहां से उसी जमींदार का बेटा आर्यन गुजर रहा था, जिसने इन्हें घर से निकाला था। आर्यन अपने पिता जैसा जालिम नहीं था। वो शहर में पढ़ता था और अभी कुछ दिनों के लिए गांव आया था। अरे ऊपर कौन है? ये पेड़ पर क्या बनाया हुआ है? आवाज सुनकर नंदिनी ने ऊपर से झांका। आर्यन ने जब एक जवान लड़की को उस पेड़ पर देखा तो वो दंग रह गया। तुम लोग ऊपर क्या कर रहे हो? ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरा तो हमें आपके पिता ने पहले ही दे दिया है।
जब घर से बाहर निकाल दिया तो अब जहां जगह मिली वहां रह रहे हैं। अब क्या यहां से भी भगाओगे? आर्यन को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा। उसे पता नहीं था कि उसके पिता ने किसी परिवार को ऐसे बेघर कर दिया है। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी ठंड में पेड़ पर कैसे रह सकता है। वो सीधा अपने घर गया और अपने पिता से इस बारे में बात की, पर जमींदार ने उसे डांट कर चुप करा दिया। एक दोपहर जब नंदिनी पेड़ से नीचे उतरकर पास की नदी से पानी भर रही थी तो आर्यन वहां आता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था। देखो, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर ये कुछ कंबल और खाने का सामान है, प्लीज मना मत करना। हमें किसी के दान की जरूरत नहीं है, हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे। ये दान नहीं है, ये वो किराया समझ लो जो मेरे पिता को तुमसे नहीं लेना चाहिए था। कम से कम अपनी छोटी बहन और बीमार माँ के बारे में तो सोचो। उसकी बात सुनकर नंदिनी चुप हो गई। उसे पता था कि माँ की तबीयत बिगड़ रही है। उसने सामान ले लिया और इस तरह धीरे धीरे आर्यन और नंदिनी की बातें होने लगी। आर्यन अक्सर चोरी छिपे वहां आता और उनकी मदद करता। गांव वालों ने जब देखा कि जमींदार का लड़का ही उनकी मदद कर रहा है तो वो भी थोड़े नरम पड़ गए। पर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात मौसम काफी खराब हो जाता है। पेड़ तेजी से हिलने लगा और नंदिनी का बनाया हुआ वो छोटा सा आशियाना उखड़ने लगता है। बचाओ मोहित जी, पकड़ो, हम नीचे गिर जाएंगे। तभी नीचे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। आर्यन अपने साथ गांव के 2-3 मजबूत लड़कों को लेकर वहां पहुंच गया था। नंदिनी जल्दी नीचे उतरो, पेड़ गिर सकता है, जल्दी आओ। जैसे वो सब नीचे सुरक्षित आए, एक जोरदार कड़ाका हुआ और बरगद की एक बड़ी डाली टूटकर नीचे गिर गई। अगर वो 1 मिनट और ऊपर रुकते तो बड़ा हादसा हो जाता। बेटा आर्यन, तुमने आज हमारी जान बचा ली। अंकल, अब बहुत हो गया, आप लोग अभी के अभी मेरे साथ चलिए। गांव के स्कूल का जो पुराना कमरा खाली पड़ा है, मैंने सरपंच जी से बात कर ली है, आप लोग वहीं रहेंगे। अब नंदिनी का परिवार उस पुराने स्कूल के कमरे में रहने लगा। अब आर्यन रोज वहां आता। उसे नंदिनी की हिम्मत और उसका स्वाभिमान बहुत पसंद आने लगा था। उधर जमींदार को जब पता चला कि उसका बेटा उस परिवार की मदद कर रहा है तो वो आग बबूला हो गया। आर्यन, तूने उन भिखारियों को स्कूल में जगह दिलवाई, तू भूल गया कि वो हमारे दुश्मन है। पिताजी, दुश्मन वो नहीं बल्कि आपकी ये सोच है। अगर आप उन्हें घर नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें चैन से जीने तो दीजिए। बस कर, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अब तो उन लोगों की और मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज से बल्कि अभी से तू अपने कमरे से बाहर नहीं जाएगा। जमींदार ने आर्यन को घर में कैद करने की कोशिश की, पर आर्यन नहीं माना। उसने ठान लिया था कि वो नंदिनी और उसके परिवार को उनका हक दिलाकर रहेगा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि कैसे उसके पिता ने धोखे से इनकी जमीन हड़पी थी। गांव वाले जो पहले चुप थे अब आर्यन के साथ खड़े हो गए थे। अब आखिरकार पंचायत बैठी और आर्यन ने सारे सबूत पेश किए कि वो जमीन असल में मोहित की ही थी। जमींदार को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा और उसे वो जमीन वापस करनी पड़ी। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? शुक्रिया नहीं चाहिए नंदिनी, बस एक वादा चाहिए कि अगली बार जब घर बनाओगी तो उसमें एक कमरा मेरे लिए भी रखना। आर्यन की बात सुनकर नंदिनी मुस्कुरा देती है, क्योंकि उन दोनों को पता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ नंदिनी और आर्यन अपने अपने घरों में एक दूसरे की बात कर लेते हैं और आने वाले समय में वो दोनों शादी कर लेते हैं। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। ये कहकर अंजलि कलश गिराकर अंदर आती है, जहां उसकी सास उससे कुछ रस्में करवाती है। सारी रस्में होने के बाद, अविनाश बेटा जा, बहू को कमरे में ले जा, वो भी थक गई होगी ना। जाओ बहू, अब आराम कर लो, बाकी की रस्में कल हो जाएंगी। इतनी दूर की बारात थी तो थक गई होगी ना, ले जा इसे बेटा। जी माँ। अविनाश अंजलि के साथ कमरे में जाता है, जहां थकान के चलते वो लोग जल्दी ही सो जाते हैं। फिर आधी रात को अचानक अंजलि ठंड के मारे कांपने लगती है। ये क्या हो रहा है? इस ठंड में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी, लेकिन ये अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? कहीं कोई खिड़की दरवाजा तो नहीं खुला? अंजलि उठकर सारे खिड़की दरवाजे देखती है तो वो बंद होते हैं। तभी उसकी नजर ऊपर लगे एसी पर जाती है, जो कि ऑन था। हे भगवान, ये ठंड के मौसम में एसी किसने चला दिया? क्या हुआ अंजलि, क्यों आधी रात को बड़बड़ा रही हो? चलो सो जाओ। अविनाश देखो तो, ना जाने किसने अपना ये एसी ऑन कर दिया है। ये तो मैंने ऑन किया है, मुझे ठंड के मौसम में भी एसी चलाकर सोने की आदत है, और अब तुम भी ये आदत डाल लो। चलो अब सो जाओ। ठंड में कपकपाते हुए जैसे तैसे अंजलि सो जाती है।
अगली सुबह गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर वो अपने सास ससुर के कमरे में ले जाती है, जहाँ उसके सास ससुर भी एसी चलाकर सो रहे थे। लगता है इन सबका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, जो इतनी ठंड में भी ये एसी चलाकर सोए पड़े हैं। अंजलि अपने सास ससुर को चाय देकर कांपते हुए उस कमरे से बाहर लौट आती है। कितना ठंडा कमरा कर रखा है। कुछ देर बाद अंजलि अपनी पहली रसोई बनाकर सबको परोसती है। सभी लोग सर्दियों के गर्म कपड़ों में लिपटे हुए होते हैं, जिन्हें देख अंजलि कहती है, अगर आप लोगों को इतनी ठंड लगती है तो रात को एसी चलाकर क्यों सोते हो? क्योंकि बहू, हम सबको पूरा साल एसी में सोने की आदत है, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरसात का कोई और मौसम, बिना एसी के हम सो नहीं सकते। मेरा शक सही था, इन सब का ऊपर वाला माला खाली है। लगता है या तो ये सब खानदानी हिले हुए या फिर नर्स के हाथ से पैदा होते हुए गिर गए होंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर लगातार कोहरा छाया हुआ था। धूप को निकले कई दिन जो हो गए थे। एक तो इस ठंड में मेरी कुल्फी जम गई है, ऊपर से इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए। एक काम करती हूँ, अपनी ननद सुप्रिया को बोल देती हूँ मेरे साथ बर्तन धुलवाने में मेरी मदद करेगी। ये सोचकर वो अपनी ननद के कमरे में जाती है। सुप्रिया, आज गाजर का हलवा, पूड़ी, मटर पनीर, काफी पकवान बने थे तो कई सारे बर्तन हो गए। चलो ना, मेरे इन बर्तन धुलवाने में मदद कर दो। ना भाभी ना, इतनी ठंड में मैं तो पानी में हाथ नहीं डाल सकती। इतनी ठंड लग रही है तो फिर ये एसी चलाकर क्यों बैठी हो? ओफो, कितनी बार बताया आपको कि एसी के बिना हम नहीं रह सकते। अंजलि के ससुराल में सबको ठंड में भी एसी में रहने की आदत थी, लेकिन अगर वो गलती से किसी को भी काम के लिए बोल दे तो सभी ठंड के बहाने बना लेते थे। ना बहू ना, मुझसे ये सब्जी नहीं कटती। देख नहीं रही कितनी ठंड है, मुझसे तो रजाई से भी हाथ बाहर नहीं निकाला जा रहा। अच्छा ला, मुझे जरा एसी का रिमोट तो दे, एसी ऑन कर लूं। जी तो चाहता है आज की सब्जी में जहर मिलाकर इन सबको दे दूं। ठंड में एसी में पड़े रहना है, लेकिन काम के लिए बोलो तो सबको ठंड लगने लग जाती है। अब अंजलि खुद ही सारा दिन घर का काम करती रहती और रात को बिस्तर पर सोने जाओ तो एसी के कारण उसे ठीक से नींद नहीं आती। अविनाश जी, आप ये एसी बंद कर दीजिए ना, मुझसे ये एसी की ठंड अब बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ ठंड है अंजलि, और तुमने ऑलरेडी 2 रजाई ले रखी है। मैं एक कंबल तुम्हें और दे देता हूँ, लेकिन एसी बंद करने के लिए मत बोलना। तुम तो दिन में भी आराम कर लोगी, लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना है ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी बिना एसी के। अंजलि का पति उसकी एक नहीं सुनता, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन से अंजलि को ढेर सारी छींकें आने लगी। वो लगातार छींकें मारती जा रही थी। बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अगर मैंने इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो मेरा भरी जवानी में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। बड़ा शौक है ना इन लोगों को ठंड में भी एसी चलाकर सोने का। अब इन्हें बताती हूँ कि ठंड होती क्या है, लेकिन पहले खुद के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना लूं। अंजलि अदरक वाली चाय बनाकर पीती है, जिसके बाद सबको नाश्ता परोसती है। लेकिन ये क्या, आज तो नाश्ते में गर्मियों वाला नाश्ता था। वो सबके लिए नाश्ते में ठंडा ठंडा बनाना शेक, उसमें आइसक्रीम, कस्टर्ड और ठंडी बर्फ डालकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। भाभी, ये जनवरी का ठंडा महीना चल रहा है, कोई गर्मियों का अप्रैल मई नहीं जो आप ये गर्मियों वाला नाश्ता ले आई। आप लोग जब इतनी ठंड में भी एसी चलाकर सो सकते हैं तो फिर ये ठंडा नाश्ता क्या चीज है। करिए नाश्ता। ठंड में आइसक्रीम डला शेक पीने का भी एक अपना ही अलग मजा है। उफ, ये ठंडा नाश्ता करके तो मेरे दांत ही बजने लगे। अभी तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। फिर अगले दिन अंजलि सभी के सारे गर्म कपड़े एक साथ धो देती है, जिसके बाद ससुराल वालों के पास एक भी गर्म कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता, जिसके चलते सब ठंड से ठिठुरते हुए कहते हैं, बहू मेरी एक भी गर्म शॉल और स्वेटर नहीं मिल रहा, मेरे सभी गर्म कपड़े कहाँ हैं? हाँ भाभी, मेरी भी कोई सॉक्स, कैप या स्वेटर नहीं मिल रही है। मेरी अलमारी में भी मेरी लोई और गर्म टोपी नहीं है। अंजलि, मेरी भी जैकेट, जीन्स कुछ भी नहीं है। अरे आप लोगों को ठंड कहाँ लगती है? जब आप लोग 8-9 डिग्री में भी एसी में सो सकते हैं तो फिर आपको ठंड कहाँ लगती होगी? उसकी बात का कोई जवाब न देकर वो सभी रजाई में बैठ जाते हैं। उधर अंजलि भी अपनी हरकतें जारी रखती है। वो घर का गीजर कनेक्शन भी काट देती है, जिससे अब सबको न चाहते हुए भी ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। हे भगवान, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऐसा करता हूँ, अब जल्दी मैं ठंडे पानी से ही नहा लेता हूँ। अविनाश ठंडे पानी से ही नहा लेता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, सबका गीजर एक साथ कैसे खराब हो गया। ठंडा खाना खाने और ठंडे पानी से नहाने के कारण, साथ ही ठंडे एसी की हवा में सोने के कारण अब उन सबकी तबीयत काफी खराब रहने लगती है। अंजलि जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है। इन सबकी बॉडी का टेम्परेचर तो काफी गिर चुका है। इन लोगों ने क्या कोई ठंडी चीज खाई थी? जल्दी से इन सबको अस्पताल में भर्ती करना होगा।
डॉक्टर, ये लोग ठंड के इस मौसम में भी एसी चलाकर सोते हैं। ये लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। क्या एसी? आप सब लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप सबकी बॉडी का टेम्परेचर फ्रीज होने की कगार पर है। आप सबको गर्माहट की काफी जरूरत है, साथ में मेडिसिन की भी। अगर आप लोग एक और बार एसी में सोए तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। उन सबको जल्दी से अस्पताल ले जाकर आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर आते ही अविनाश सबसे पहले एसी का तार निकाल देता है। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो एसी चलेगा ही नहीं। हाँ तो हम लोग पागल थोड़ी ना है जो एसी ठंडी के मौसम में भी चलाकर सोएंगे। हम लोगों को मरना थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अब एसी चलेगा तो सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में नहीं। निकाल बेटा, सभी एसी के तार निकाल दे। अंजलि अब मन ही मन खुश थी कि कम से कम अब उन सब की ठंड में एसी में सोने की आदत तो छूटी। Thanks for watching.